हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग नेचर, डेफिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ थॉट पे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए कुछ बुक देख लेते हैं लॉ ऑफ थॉट के ऊपर। सबसे पहला बुक है आर के बांगिया का, जो कि हम लोग डिस्कशन के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आर के बांगिया की बुक लॉ ऑफ थॉट पे अच्छी मानी जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब चर्चा करते हैं नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ थॉट के ऊपर। तो सबसे पहले जो थॉट शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द थॉटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। इसमें इसमें लॉ ऑफ थॉट के अंदर ऐसे कंडक्ट आते हैं जो स्ट्रेट नहीं है, ना ही वो लॉफुल है, बल्कि वो ट्विस्टेड है, क्रुक्ड है और अनलॉफुल है। ये जो थॉट है वो सिमिलर शब्द इसके लिए इंग्लिश में रॉन्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो थॉट है वो कुछ रॉन्गफुल एक्ट है, और लॉ ऑफ थॉट्स वेरियस रॉन्गफुल एक्ट्स का एक बंडल है। अब जब हम बात करते हैं कि रॉन्गफुल एक्ट्स थॉट किस तरह से है, सो रॉन्गफुल एक्ट्स बेसिकली क्या है। हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी के अंदर हर किसी से उम्मीद की जाती है, लॉ का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि एवरीबॉडी बिहेव इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर का मतलब जो मैनर समाज में होना चाहिए, एक लीगल सोसाइटी, एक जस्ट सोसाइटी के लिए समाज में जो ऑर्डर होना चाहिए, उस ऑर्डर में आप बिहेव करें। लेकिन अगर आप इस बिहेवियर से डेविएट होते हैं तो वो डेविएशन जो होगा वो क्रूड या ट्विस्टेड बिहेवियर माना जाएगा, और लॉ ऑफ थॉट उसी तरह के ट्विस्टेड बिहेवियर की ओर की ओर इशारा करता है। अब लॉ ऑफ थॉट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि लॉ इम्पोज करता है, इम्पोज ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द लीगल राइट्स वेस्टेड इन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। बेसिकली यहाँ पे पूरा का जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि जैसे एक पर्सन ए है, उसके पास कुछ वेस्टेड लीगल राइट्स है जो कि उसको लॉ के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, जो उसका लीगल राइट्स है। और लॉ क्या एक्सपेक्ट करता है, लॉ ये एक्सपेक्ट करता है, बेसिकली ये एक तरह से ड्यूटी इम्पोज करता है दूसरे सभी पर्सन पे कि उसके लीगल राइट्स को, जिसके पास लीगल राइट्स है, उसके लीगल राइट्स को वायलेट नहीं किया जाए, उसके लीगल राइट्स को किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाया जाए। और जब कोई पर्सन उस वेस्टेड लीगल राइट्स का ब्रीच कर देता है, इस हार्म पहुंचा देता है, यानी कि जो ड्यूटी लॉ के द्वारा इम्पोज किया गया था उस ड्यूटी को ब्रीच कर देता है, तो वो रॉन्गफुल एक्ट की कैटेगरी में आता है, और वो रॉन्गफुल एक्ट यहाँ पे टॉर्ट का के अंदर आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम देखें, सो लॉ के अंदर कई तरह का आपको देखने को मिलेगा, जैसे क्राइम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसी तरह से एक टॉर्ट है। अब इसमें समझाया गया है इस तरह से कि जैसे क्राइम एक रॉन्गफुल एक्ट है, क्राइम भी एक रॉन्गफुल एक्ट है, जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी रिकॉग्नाइज्ड बाय क्रिमिनल लॉ, यानी क्रिमिनल लॉ के अंदर जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जब आप क्रिमिनल लॉ के अंदर कुछ ड्यूटी प्रोवाइड किया गया है, जो बेसिकली जो क्रिमिनल लॉ है उसमें उसके ड्यूटी को जब ब्रीच करते हैं तो वो रॉन्गफुल एक्ट क्राइम के अंदर आता है। वहीं जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करते हैं, यानी जब हम ड्यूटी जो हमको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, जो दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जब हम ब्रीच करते हैं, यानी जो वहां भी हम किसी न किसी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो जो ड्यूटी को नहीं परफॉर्म करना है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। इसी तरह से टॉर्ट है, टॉर्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, एक तरह का ड्यूटी का ब्रीच है जो रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। अब इस एग्जांपल के जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो जो वायलेशन है, जैसे हमें दूसरे के रेपुटेशन का, इसमें एग्जांपल यहाँ दिया गया है, जो दूसरे के रेपुटेशन का को हार्म नहीं करना, ये हमारा एक ड्यूटी है। लेकिन अगर हम किसी के रेपुटेशन को इंजर करते हैं, यानी हार्म पहुंचाते हैं, तो यहाँ पे हमारा टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन आएगा। यानी कि हमारा उस पर्सन का राइट था, उस पर्सन का, पर्सन ए जो था, उस पर्सन ए का राइट वेस्टेड है उसके अंदर। ये राइट बेसिकली सबको मिला हुआ है, और ये राइट मिला हुआ है राइट ऑफ रेपुटेशन। लेकिन दूसरे पर्सन, यहाँ दूसरे पर्सन का लीगल ड्यूटी है कि वो दूसरे पर्सन, जिस पर्सन का वो लीगल राइट है, राइट टू रेपुटेशन, उसको वायलेट ना करे, उसको हार्म ना पहुंचाए। अगर हार्म पहुंचाता है तो वो टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन के अंदर आएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है कि हम कि जिसके पास पोजीशन ऑफ लैंड है, अगर हम उसमें ट्रेस पास करते हैं, ट्रेस पास का मतलब अनऑथराइज्ड एंट्री करते हैं, यानी कि अनजस्टिफिएबल फिजिकल इंटरफेरेंस करते हैं, तो इस केस में भी हम सॉर्ट ऑफ ट्रेसपास के अंदर आएंगे, क्योंकि हमने कुछ रॉन्ग किया। हमने जो ड्यूटी था, हमारा रिकॉग्नाइज किया गया ड्यूटी था कि हम दूसरे के प्रॉपर्टी में अननेसेसरी या अनजस्टिफिएबल अनऑथराइज्ड ट्रेसपास नहीं करेंगे। ये हमारा ड्यूटी इम्पोज किया गया था लॉ के थ्रू, लेकिन अगर हमने इस ड्यूटी को ब्रीच किया तो ये लॉ ऑफ लॉस के अंदर आएगा। इसको यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ बाद में बात समझ में आए कि क्राइम, जैसे जब हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम एक लॉ रॉन्गफुल एक्ट होता है, क्राइम भी एक रॉन्गफुल एक्ट होता है। लेकिन वहाँ पे जो ब्रीच होता है ड्यूटी का, वो रिकॉग्नाइज किया गया है। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो ड्यूटी रिकॉग्नाइज किया गया है उसका ब्रीच होता है। जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वहाँ पे जब हम ब्रीच करते हैं ड्यूटी का, तो वहाँ पे भी हम नॉन परफॉर्मेंस करते हैं। तो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी जब हम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है। और टॉर्ट के केस में
यहाँ पे ड्यूटी जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया, जो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जो ड्यूटी रिकॉग्नाइज किया गया है उसका ब्रीच करते हैं तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आ जाता है। सो बेसिकली जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है कि अब तक कोई भी साइंटिफिक डेफिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाया है लॉ ऑफ डॉट के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स अलग नहीं किया जा सका है जो कि डॉट को कंस्टिट्यूट कर दे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के केस में अब डेफिनेटली है कि कुछ पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन डॉट कब माना जाएगा, ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स अब तक नहीं ढूँढा जा पाया है। तो अब सवाल ये है कि कोई भी डेफिनिशन पे सर्टेन स्पेसिफिक एलिमेंट क्यों नहीं है जो डॉट को कंस्टिट्यूट कर दे। इसका कारण कई सारा है। इसका कारण जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो डिफरेंट रॉन्ग्स हैं डॉट के, इस डॉट के अंदर, वो अलग-अलग डाइवर्स स्पीशीज़ के हैं और सबका अपना इवोल्यूशन का अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे आप ट्रेसपास लें या फिर आप न्यूसेंस लें या फिर आप वाइकेरियस लायबिलिटी लें, ये सब का अपना हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो अलग-अलग है। और अगर हम टॉर्ट के हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ट्रेस किया जाता है वो रीट ऑफ ट्रेसपास के थ्रू किया जाता है। ऐसा अ, माना जाता है कि जो ट्रेसपास का जो रीट ऑफ ट्रेसपास था वो इसके ओरिजिन का एक कारण बना। और इसके अलावा अगर इस टॉर्ट के बारे में बात करें तो टॉर्ट जो है एक एवर ग्रोइंग ब्रांच ऑफ लॉ है जो कंस्टेंटली डेवलप कर रहा है और इसका जो एम्बिट है वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनिशंस पे, जो टॉर्ट का कुछ डेफिनिशंस है। अगर हम कुछ इंपोर्टेंट डेफिनिशंस पे चर्चा करें तो यहाँ कुल 4 डेफिनिशंस दिए गए हैं टॉर्ट का। ऑल्दो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि कोई भी डॉट का डेफिनिशन कंप्लीट नहीं है अपने आप में। तो इन चारों डेफिनिशन के थ्रू आखिर कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स हम निकालने का प्रयास करेंगे। सो सबसे पहला जो डेफिनिशन है वो सेक्शन 2M इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 का दिया गया है। इसमें टॉर्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि टॉर्ट का मीन्स सिविल रॉन्ग। टॉर्ट का मतलब एक सिविल रॉन्ग है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ही नहीं है, मीन्स एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। दूसरा जो डेफिनिशन है वो साल्मन का डेफिनिशन है। दूसरा डेफिनिशन ये कह रहा है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसका रेमेडी जो है कॉमन लॉ एक्शन है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। अब यहाँ 2 चीज़ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, पहला लिक्विडेटेड और दूसरा अनलिक्विडेटेड डैमेज। सो बेसिकली जो अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है, डैमेज बेसिकली क्या होता है? डैमेज एक तरह का क्लेम देता है, मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। सो जब हम लिक्विडेटेड डैमेज की बात करते हैं तो लिक्विडेटेड डैमेज वैसा डैमेज है जहाँ पे प्री एग्रीड जो कंपनसेशन अमाउंट होता है वो प्री एग्रीड होता है, या डैमेज जो होता है वो प्री एग्रीड होता है। जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट के केस में पाया जाता है जहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब यहाँ पे कोई प्री एग्रीड जो है अमाउंट नहीं है। सो बेसिकली जो टॉर्ट का केस है, इसमें ये इस डेफिनिशन में ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जहाँ पे जो रेमेडी है वो कॉमन लॉ एक्शन के थ्रू अनलिक्विडेटेड डैमेज के फॉर्म में मिलता है, जहाँ की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है ब्रीच नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। थर्ड डेफिनिशन अगर हम देखें तो थर्ड डेफिनिशन है विनफील्ड का डेफिनिशन। थर्ड डेफिनिशन ये कहता है कि जो टॉर्टियस लायबिलिटी है, जो अगेन टॉर्ट का ही टॉर्टियस लायबिलिटी जो है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो फिक्स किया गया है लॉ के द्वारा। उस ड्यूटी का ब्रीच है और ये जो ड्यूटी है ये पर्सन के टुवर्ड्स है, मीन्स पर्सन के लिए है, डिफरेंट जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है उनके लिए है, टुवर्ड्स उनके तरफ है। किसी पर्सन का सोसाइटी के लिए, हर एक पर्सन सोसाइटी के हर एक पर्सन के टुवर्ड्स है। एंड और इसका जो ब्रीच है वो किस तरह से रिट्रेसेबल किया जाएगा? सो वो एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज जो यहाँ पे साल्मन कहते हैं, वही चीज़ इसको घुमा के विनफील्ड कहते हैं। उसके बाद हम फ्रेज़र की बात करें, फ्रेज़र का डेफिनिशन ये है कि बेसिकली इन्होंने बताया कि ये जो टॉर्ट है वो इन्फ्रिंजमेंट है राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल का जो राइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट है और इसमें जो जो अदर पार्टी है जिसको जिसको हार्म हुआ, जो इंजर्ड पार्टी है उसके पास एक राइट है कंपनसेशन लेने का। सो जब उस पर्सन का राइट, जो प्राइवेट इंडिविजुअल का जो अपना राइट है, राइट टू रेम, वो इन्फ्रिंज हो जाता है तो दूसरे पर्सन का ये ये ड्यूटी होता है टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी। अब अगर हम इन चारों डेफिनिशंस को देखें और कुछ कॉमन पॉइंट निकालें सारे डेफिनिशंस में, ऑल्दो सारे डेफिनिशंस स्टैंडर्ड हैं बट सारे डेफिनिशंस कंप्लीट नहीं है। अगर हम देखें तो इन चारों डेफिनिशंस को देखने के बाद यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के आते हैं और वो ये है, पहला पॉइंट कि टॉर्ट एक तरह का सिविल रॉन्ग है। सेकंड कि एवरी सिविल रॉन्ग इज़ नॉट नॉट अ टॉर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम वापस आए और यहाँ हम देखें कि हर जगह इस चीज़ को हटाया गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी इसमें ये कहा गया कि सिविल रॉन्ग है, लेकिन सिविल रॉन्ग जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अलावा, यानी कुछ जो सिविल रॉन्ग होंगे, अगर सिविल रॉन्ग एक सर्कल है तो सिविल रॉन्ग के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो सकता है और टॉर्ट जो है लॉ ऑफ टॉर्ट यानी टॉर्ट भी हो सकता है। टॉर्टिश लायबिलिटी भी हो सकता है। अब ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट तो एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं है, क्योंकि कुछ सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। अब जैसा कि ऊपर कहा गया कि कोई भी साइंटिफिक डेफिनिशन टॉर्ट का पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि जब भी टॉर्ट के डेफिनिशन को बनाने का कोशिश किया जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स ये आता है कि जब डेफिनिशंस को या तो
जो ऑथर स्कॉलर्स होते हैं वो 2 किसी रॉन्ग्स को टॉट के अंदर ही किसी 2 रॉन्ग्स को डिफरेंशिएट करने में लगे डेफिनिशन प्रॉब्लम्स ये आता है कि जब डेफिनिशंस को या तो जो ऑथर स्कॉलर्स होते हैं वो 2 किसी रॉन्ग्स को टॉट के अंदर ही किसी 2 रॉन्ग्स को डिफरेंशिएट करने में लगे डेफिनिशंस देने में डेफिनिशंस देते-देते वो डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं 2 रॉन्ग्स के बीच। और या तो वो जो टॉट का नेचर है, बेसिकली टॉट के नेचर को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। या तो 2 रॉन्ग के बीच अंतर कर करके या इन इस तरह से दोनों के बीच में डिफरेंस करने लग जाते हैं। अब अगर हम इसके आगे हम देखें, अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो क्राइम है, जो को सॉरी कोई भी जो रॉन्गफुल एक्ट है वो टॉर्ट है या नहीं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम देखेंगे कि क्या जब कोई एक्ट होता है, जब कोई रॉन्गफुल एक्ट है, तो सबसे पहले हमको देखना होगा फर्स्टली क्या देखना पड़ेगा कि ये सिविल है या क्रिमिनल है। वैसे केस में जब कोई रॉन्ग सिविल है, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सक्लूसिवली आता है या नहीं? मतलब उसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्योरली उसमें आता है या नहीं? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्योरली आता है कि नहीं? अगर इन दोनों में एक्सक्लूसिवली नहीं आता है, तो डेफिनिटली वो जो सिविल रॉन्ग है, वो टॉर्ट है। सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखते हैं, उसके आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों ने देखा सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा नेचर जो बेसिक नेचर देखने का प्रयास किया और कुछ डेफिनिशन देखा। इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आगे जो है एक बार रिवाइज़ करते हुए इस चीज़ को हम लोग आगे फिर देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।